जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प मूवी के बारे में जिसका नाम है चिकातिलो। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें 1990s का समय दिखाया जाता है, जहाँ पे एक छोटे से गांव में डांस करने वाली अपना प्रोग्राम खत्म करके लौट रही होती है और रात के टाइम अंधेरे में कोई अनजान आदमी वहां पर आता है और उस पर हमला कर देता है और वो उसका शोषण करके तुरंत उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो वहां से भाग निकलता है। अगली सुबह उसी डांस ग्रुप की रानी को पता चलता है कि उसकी दोस्त लच्छी मर चुकी है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करने की कोशिश करती है। लेकिन वहां पर पुलिस वाले उससे बोलते हैं कि तुम लोग नचनिया हो और तुम लोग पैसे लेकर न जाने कहां कहां जाती हो, इसीलिए वो लोग इस पे केस नहीं बनाने वाले। अब इससे रानी को लगता है कि उसे जस्टिस नहीं मिल रहा और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हमें संध्या नाम की लेडी दिखाई जाती है जो कि एक टीवी चैनल में न्यूज बताने वाली रिपोर्टर होती है। लेकिन चैनल वाले टीआरपी के लिए उस न्यूज में मसाला डालकर दिया करते थे, लेकिन संध्या को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आता था क्योंकि वो एक ईमानदार रिपोर्टर होती है। इसीलिए वो अपनी जॉब छोड़ देती है और अपने दोस्त बॉबी के साथ वो पॉडकास्ट स्टार्ट करने का प्लान बनाती है। उसके बाद संध्या कहती है कि कल सगाई है तो रिंग्स ले आना। अब अगली सुबह संध्या एंगेजमेंट के लिए रेडी हो जाती है, इसीलिए संध्या अपनी इयररिंग्स पहनकर अपने बॉयफ्रेंड अमर के घर एंगेजमेंट के लिए चली जाती है। एंगेजमेंट के बाद संध्या जब अपनी फैमिली के साथ वापस जा रही होती है, तब उसे एक ब्रेकिंग न्यूज मिलती है। उसे पता चलता है कि जिस बॉबी को वो अपनी छोटी बहन मानती थी, तो संध्या ये बात सुनकर तुरंत बॉबी के फ्लैट में जाती है और वो देखती है कि वहां पे बॉबी और उसके बॉयफ्रेंड की लाश पड़ी हुई है। बॉबी की बॉडी पर चमेली के फूल रखे होते हैं और उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी पर माँ की साड़ी बांधकर उसे मार दिया होता है। जब पुलिस वहां पर आकर इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिलता और इस केस को लेकर पुलिस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। इसीलिए स्पेशल ऑफिसर राजीव और उसके असिस्टेंट इरफान को इस केस की इंक्वायरी के लिए अपॉइंट किया जाता है। इधर संध्या अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करती है और पुलिस को बताए बिना बॉबी के फ्लैट में जाकर इमेजिनेशन के थ्रू वो बताती है कि मर्डर कैसे हुआ होगा। वो बताती है कि बॉबी के मरने के बाद उसकी रिंग और चेन मिसिंग हो गई थी और ये पॉडकास्ट राजीव और इरफान दोनों सुन रहे होते हैं। बाद में संध्या डायरेक्ट राजीव से मिलकर पूछती है कि सर मर्डर स्पॉट पे कुछ क्लूज मिले या नहीं। तो राजीव कहता है कि हमें वहां कीचड़ में एक फुटप्रिंट मिला था। अब ये सुन के संध्या को एक बात याद आती है कि जब वो एंगेजमेंट के लिए जा रही थी, तब उस बिल्डिंग का वॉचमैन अपने पैर धो रहा था और उसे शक होता है कि शायद ये वॉचमैन जुगुलू ने किया होगा। अब राजू अपने टीम के साथ जोगुलू को ढूंढता है और जोगुलू मर्डर के बाद अपने घर पर भी नहीं गया होता। अब राजीव अपनी टीम के साथ जोगुलू को ढूंढता है, लेकिन बहुत मुश्किल से पुलिस उसे ढूंढ लेती है और पकड़ लेती है। जोगुलू कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा है और पुलिस को उसकी बात सच भी लगती है। इसीलिए सीनियर ऑफिसर उन्हें बोलते हैं कि अगर इस केस में कोई सस्पेक्ट नहीं है तो इस केस को क्लोज कर दो। अगली सुबह जब संध्या राजीव से बात कर रही होती है, तब जोगुलू की वाइफ और उसके बच्चे वहां पर आ जाते हैं और जोगुलू की वाइफ रोती हुई कहती है कि मेरे हस्बैंड ने कोई मर्डर नहीं किया है, बल्कि वो गरीब हैं और वो ऐसे काम बिल्कुल नहीं करते। जब सब लोग सोच रहे होते हैं कि ये केस क्लोज हो गया है, तब रात को संध्या को एक अननोन कॉल आता है और कॉलर कहता है कि तुम पॉडकास्ट में टेक्नोलॉजी यूज करके बॉबी के मर्डर पर अच्छा स्टोरी सुनाती हो, लेकिन अभी तक तुम मुझे पकड़ नहीं पाई हो। वो कहता है कि मैं आज रात अंधेरे में दोबारा मर्डर करने वाला हूँ और अगर हो सके तो मेरा नाम बाहर लाओ। ये कहकर वो फोन को काट देता है और संध्या तुरंत ये बात राजीव को बताती है। राजीव और इरफान कॉल को ट्रेस करते हैं और जब वो वहां पर जाकर देखते हैं तो वहां एक बुढ़िया औरत होती है। दरअसल किलर ने उस बुढ़िया का फोन बोरो किया था और उससे कॉल किया था। राजीव कहता है कि ये सीरियल किलर बहुत ही प्लानिंग के साथ मर्डर्स कर रहा है और आगे और भी वो मर्डर्स करेगा, इसीलिए किसी भी हाल में उसे पकड़ना ही होगा। अब उसके बाद संध्या को एक औरत का कॉल आता है और वो बोलती है कि मेरा नाम वानी है और मुझे आपसे मिलना है। संध्या अपने बॉयफ्रेंड अमर के साथ उससे मिलने के लिए जाती है और वानी उसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसका एक छोटा बेटा भी है। वो कहती है कि मेरा बेटा बहुत छोटा है। वो बताती है कि एक दिन वो व्रत कर रही थी और अपने हस्बैंड के ठीक होने की पूजा कर रही थी और जब वो बाहर आई थी तब फेस मास्क पहना हुआ एक आदमी उसके घर के अंदर आ गया था और उस आदमी ने उसे बर्बाद कर दिया। उसने उसे चमेली के फूल पहना दिए थे और उसने उसे मारने की भी कोशिश करी थी। तभी उसका बेटा जोर जोर से रोने लगा जिसकी वजह से कोई वहां पर आ गया, इसीलिए वो कातिल डर गया और वहां से भाग निकला। ये बात सुनकर संध्या पूछती है कि फिर आपने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। वो बताती है कि जब मैंने ये बात अपनी हस्बैंड को बताई तो वो उस पर गुस्सा हो गया और उसे घर से ही निकाल दिया।
और उसे लगा कि उसका हस्बैंड जब उसकी बात नहीं मान रहा है तो पुलिस क्यों मानेगी, इसीलिए वो पुलिस के पास नहीं गई। उसके बाद वो उसे अपने बेटे बोसू को दिखाती है और वो कहती है कि अब मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए ही जिंदा हूँ। अब पुलिस को पता चलता है कि उस एरिया में कई सारे ऐसे केसेस हुए थे, लेकिन पुलिस को इस बारे में कुछ भी पहले से नहीं पता था। इसके बाद संध्या तुरंत राजीव को फोन करती है और 20 साल से गोदावरी एरिया में जो शोषण के केसेस हो रहे थे वो उनकी फाइल डिटेल्स मांगती है। और राजीव भी सुन के उसे वो डिटेल्स देने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह राजीव अपनी जान पहचान के सोर्सेज के थ्रू वो सारी डिटेल्स संध्या को भेज देता है और उन फाइल्स को पढ़ते हुए संध्या पिछले सालों और जब संध्या उन फाइल्स को पढ़ती है तो वो हैरान हो जाती है और जिन लड़कियों के साथ शोषण हुआ था वो उनके घर जाकर इंक्वायरी करने लगती है। अब लास्ट में वो ललिता नाम की एक लेडी के पास पहुंचती है और उससे वो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ललिता उस इंसिडेंट के बारे में संध्या से बात नहीं करना चाहती। संध्या जब वहां से जाने लगती है तो ललिता का मामा चक्रवर्ती उसके पास आता है और वो कहता है कि ललिता ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया है, इसीलिए उसे ये सब चीजें वापस से याद मत दिलाओ क्योंकि पुरानी बातों से उसको चोट पहुंचेगी। संध्या जब वापस आती है तो वो सब कुछ समझ जाती है और तुरंत घर जाकर वो पॉडकास्ट ऑन करती है। वो कहती है कि ये किलर सिर्फ अंधेरे में ही मर्डर्स कर रहा है क्योंकि ये सीरियल किलर एक डरपोक आदमी है। इसने कई लेडीज का शोषण किया है और उन्हें जान से मार डाला है, लेकिन उनमें से कुछ लोग आज जिंदा भी हैं। बहुत साल पहले दिवाली के दिन ललिता नाम की एक लड़की पर उस कातिल ने अटैक किया था और तब उसका बॉयफ्रेंड राजेश वहां पर आ गया, जिससे कि इस आदमी ने राजेश को मार दिया और सबको लगा कि ललिता भी मर चुकी है। उसने ललिता के ऊपर फूल और राकेश की बॉडी पर अब ये जो पॉडकास्ट होता है वो वायरल हो जाता है और सभी सोशल मीडिया पे ये केस जोरों शोरों से ट्रेंड करने लगता है। अब मीडिया प्रेशर बढ़ने के कारण डीआईजी मीडिया के सामने आकर कहता है कि हम इस केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहता है कि संध्या के बयान भी उन्होंने सुने हैं, लेकिन उसकी बातों का कोई भी प्रूफ नहीं है। हो सकता है कि वो अभी भी इमेजिनेशन में बातें कर रही हो। उसके बाद संध्या अगले दिन एक प्रेस मीट अरेंज करती है और सारे रिपोर्टर्स को वहां पर बुलाती है और ललिता और बाकी सब लोग सोचते हैं कि पुराने केसेस को फिर से उठाकर हम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें, और इसीलिए संध्या के प्लान में कोई भी शामिल नहीं होता। जब वहां पर कोई भी विक्टिम्स नहीं आते तो रिपोर्टर संध्या को डांट कर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां पर पहली विक्टिम आ जाती है जिसे सबने पहले मरा हुआ समझा था। वो मीडिया के सामने आकर कहती है कि मेरा शोषण करके मुझे मार दिया गया था और वो आदमी वहां से जब चला गया था तो आखिरी मौके पर रानी मुझे हॉस्पिटल ले गई थी और उसने मुझे बचा लिया था। ये सुनकर रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं और वो सवाल पूछने लगते हैं। वो लेडी बताती है कि उस दिन रानी इस बात का कंप्लेन देने के लिए पुलिस स्टेशन भी गई थी, लेकिन उस वक्त एक ऑफिसर था जिसने उसकी मदद नहीं करी थी और वो आज के टाइम में एक डीआईजी है। दरअसल उस डीआईजी ने गांव के प्रेसिडेंट चिन्ना बाबू को सपोर्ट किया था और रानी को नीचा दिखाकर उसने वहां से भगा दिया था। और सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस पूरे केस में क्या डीआईजी का हाथ है। इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट तुरंत डीआईजी को साइडलाइन कर देती है और ये केस हैंडल करने के लिए वो स्पेशल ऑफिसर आनंदिता और उसकी टीम को अपॉइंट करते हैं। उसी रात को जंगल में घूमने आए अश्विन और उसकी गर्लफ्रेंड को सीरियल किलर बहुत ही बेरहमी से मार देता है और अश्विन की बॉडी पर वो माला लगाता है और उसकी गर्लफ्रेंड के बॉडी पर वो घुंघरू बांध के वहां से चला जाता है। इसके बाद संध्या नए ऑफिसर नंदिता और उसकी टीम के साथ अनऑफिशियल तरीके से उनके साथ काम करने लगती है और जब डीआईजी वहां से जा रहा होता है तो जाते जाते संध्या को देखकर कहता है कि इस केस में मेरा नाम बाहर आने का रीजन तुम ही हो और मैंने सुना है कि तुम मेरे फ्रेंड के बेटे अमर से शादी कर रही हो। उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद वो तुरंत चिन्ना बाबू को फोन करता है और उसे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन मेरे तक आ गई है और तुम संभल के रहना क्योंकि ये तुम तक नहीं आनी चाहिए। चिन्ना बाबू कॉन्फिडेंट तरीके से बोलता है, अगर मेरे तक ये बात आई तो मैं अपने आप हैंडल कर लूंगा। ये कहकर वो फोन को काट देता है। इधर संध्या आनंदिता और राजीव इस केस पर काम कर रहे होते हैं और संध्या उन्हें बताती है कि ये जो मर्डर्स हैं ये 1990s से हो रहे हैं और अब तक उन्हें कोई भी प्रॉपर क्लू नहीं मिला है कि आखिर ये कौन कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद ये एक पढ़ा लिखा आदमी हो जो कि बड़ी बारीकी से अपने मर्डर्स करता है और 1990s के टाइम पढ़ाई लिखाई वाले जो लोग थे वो बहुत ही कम थे, इसीलिए उन्हें इस एरिया के डॉक्टर्स, प्राइवेट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की डिटेल्स चेक करनी चाहिए। तभी वहां पर वो जो 20 विक्टिम्स की डेड बॉडीज होती है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और जब पुलिस उसे चेक कर रही होती है तो फॉरेंसिक टीम पुलिस को बताती है कि विक्टिम्स के सैंपल के साथ साथ उन्हें एक थर्ड पर्सन का डीएनए भी वहां पर मिला है। ये बात सुनकर राजीव शॉक हो जाता है और वो कहता है कि इतने सालों के बाद उन्हें एक सॉलिड क्लू मिला है। वो उस डीएनए को तुरंत चिन्ना बाबू के डीएनए से मैच करवा देते हैं, लेकिन राजू कहता है कि चिन्ना बाबू सिर्फ अब एक सरपंच नहीं रहा बल्कि वो पॉलिटिकल लेवल पे काफी ज्यादा ऊपर पहुंच चुका है, इसीलिए अगर वो उसका डीएनए सैंपल
मांगेंगे तो वो राजी ही नहीं होगा। अब राजीव और संध्या आनंदिता को बिना बताए बहुत ही सीक्रेट तरीके से चिन्ना बाबू के घर जाते हैं और चिन्ना बाबू से मिलते ही संध्या उससे पूछती है कि 1999 में आप पर शोषण का केस लगा था और वो इस केस के बारे में ही जानने के लिए आई है। ये सुन के चिन्ना बाबू कहता है कि वो कोई शोषण केस नहीं था, बल्कि वो अटेम्प्ट टू शोषण केस था और वो केस मुझ पे मेरी साली ने ही डाला था। उसके बाद वो बताता है कि दरअसल पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए मैंने कई गलत लोगों से काम करवाया है, लेकिन मैंने कभी किसी औरत के साथ अफेयर नहीं रखा। अब संध्या वहां से निकलते वक्त बहुत ही चालाकी से चिन्ना बाबू के आश्रम में चली जाती है और वहां पे जाकर वो कुछ चीजें कलेक्ट कर लेती है ताकि वो उसका डीएनए सैंपल ले सके। संध्या उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज देती है और जब रिपोर्ट आती है तो दरअसल वो जो डीएनए उन्हें विक्टिम की बॉडी पे मिला था वो डीएनए चिन्ना बाबू से मैच नहीं करता। ये जानकर आनंदिता संध्या पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि उसके परमिशन के बिना तुम लोग वहां पर क्यों चले गए। इधर संध्या अपने घर में अकेली बैठ के सोच रही होती है, लेकिन तभी सीरियल किलर उसके घर के बाहर आ जाता है और उसकी कार पे वो एक बॉम्ब फेंक देता है। और संध्या बाहर आकर जब दरवाजा खोलती है तो सीरियल किलर तुरंत वहां से भाग निकलता है। संध्या उसका पीछा करती है और वो मुश्किल से उसे पकड़ लेती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। दरअसल मास्क पहनने वाला वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वो बोसू होता है। अब राजीव ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि ये सब तुम कर रहे थे। तो बोसू बोलता है कि मैंने कोई भी मर्डर नहीं किया है। बहुत साल पहले किसी ने मेरी माँ का शोषण किया था और मेरे फादर ने मेरी माँ को समझने के बजाय घर से बाहर निकाल दिया था और हमने वो बात भूलकर अपनी जिंदगी शुरू कर दी थी। लेकिन संध्या ने मेरी माँ की कहानी अपने पॉडकास्ट में बताई, जिससे कि उसकी माँ की बहुत ही बदनामी हो रही है, इसलिए वो यहाँ पर उन्हें डराने के लिए आया था ताकि वो इन पॉडकास्ट को बंद कर दे। ये सुनकर संध्या कहती है कि मेरा जो इंटेंशन है वो विक्टिम्स को बस जस्टिस दिलाना है, लेकिन इस प्रोसेस में बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। अब संध्या डिसाइड करती है कि वो इस केस से दूर रहेगी और वो पॉडकास्ट करना ही बंद कर देती है। उसके बाद वो अमर से शादी करती है और खुश रहने लगती है। लेकिन एक दिन अमर की माँ पद्मा बिल्डिंग से नीचे गिर के मर जाती है और सब लोग शॉक में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। पद्मा के मरने के बाद संध्या अपनी सास पद्मा के रूम में जाती है और वो उसके गिफ्ट्स को देखने लगती है। इधर पुलिस 20 साल में गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुके सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की लिस्ट निकालती है और उस मर्डर लोकेशन के हिसाब से वो इंक्वायरी करती है। तभी राजीव को एक पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसने हैदराबाद के सीरियल मर्डर केस के बारे में टीवी पर देखा। जब वो देखता है तो उसे पता चलता है कि उस एरिया में भी 2000 के आसपास सेम ऐसे ही मर्डर्स हुए थे और उस केस में कुछ क्लूज भी नहीं मिले थे। वो कहता है कि उस केस के डीएनए रिपोर्ट्स और फाइल्स मैं आपको भेज रहा हूँ और आप उसे एक बार चेक करिए। इधर संध्या जब अपनी सास के गिफ्ट्स को ओपन करती है तो उस गिफ्ट में उसे एक इयररिंग नजर आती है, जो कि वही इयररिंग थी जो कि बॉबी ने उसे मरने से पहले दिया था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और राजीव, नंदिता और संध्या तीनों को ये पता चलता है कि रियल किलर कोई और नहीं बल्कि संध्या का फादर इन लॉ राव है। और संध्या तुरंत टिफिन लेने के बहाने राव के घर जाती है और बाथरूम में जाकर वो डीएनए सैंपल लेने की कोशिश करती है और राव को तुरंत समझ में आ जाता है कि वो क्या कर रही है। वो संध्या के सामने आता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे डीएनए के लिए ब्रश ढूंढ रही हो। वो कहता है कि तुम मुझे कभी भी पूरी तरह एक्सपोज नहीं कर पाओगी। अब यहीं पर हमें पता चलता है कि पद्मा को उसके हस्बैंड राव के बारे में पता चल गया था कि वही कातिल है, इसीलिए राव ने उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का देकर मार दिया था। उसके बाद वो संध्या को मारने के लिए भी अटैक करता है, लेकिन संध्या तुरंत राव पे भी अटैक कर देती है और इतने में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और राव को पकड़ के बुरी तरह मारती है। उसके बाद राव जो कुछ भी उसने किया था वो सब बताना शुरू करता है और यहाँ से स्टोरी पास्ट में जाती है। बचपन में राव अपने मामा के घर ही रहता था और वहीं वो पढ़ाई करता था और उसकी मामी राव का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखती थी। राव की मामी दरअसल सभी लड़कियों को पैरों में घुंघरू बांधना और मुद्राज और भरतनाट्यम सिखाया करती थी। और राव जब अपनी मामी और सभी लड़कियों को देखता था कि वो भरतनाट्यम सीख रही हैं, तब वो सोचता था कि मेरी मामी बहुत अच्छी है और उसको उसकी मामी बहुत ही सुंदर भी लगती थी। लेकिन जैसे ही राव थोड़ा बड़ा हुआ उसकी मामी बार बार राव के साथ गलत हरकतें करने की कोशिश करती है और राव उसे मना करता रहता है और कहता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी अपने मन में वो सोचता था कि उसकी मामी बहुत अच्छी है। लेकिन एक दिन राव के मामा जब घर पर नहीं होते तब उसकी मामी सीधा राव के पास आती है और उसका शोषण करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसी वक्त राव के मामा घर पे आ जाते हैं और राव के मामा उसे गलत ना समझे इसीलिए उसकी मामी उसके सामने रोने लगती है और उसके सामने एक्टिंग करती है और कहती है कि राव उसका शोषण कर रहा था। ये सुन के राव का मामा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बिना सच जाने रस्सी उठाकर राव को बहुत ही बुरी तरह पीटता है।
अब राव गुस्से में आ जाता है और वो अपने मामा को धक्का दे देता है। इसी झगड़े में राव के जो मामा होते हैं वो वहीं गिर के मर जाते हैं और उसके बाद राव अपनी मामी को देखता है और कहता है कि जिस चीज के लिए तुम इतने दिन से मुझे परेशान करती थी, अब वो रेडी है वो चीज करने के लिए। फिर वो अपनी मामी का वहीं पे शोषण करता है और अपनी मामी के पास चमेली के फूल रख देता है और अपने मामा के पास घुंघरू रखता है और उसके बाद वो वहां से भाग निकलता है। उसके बाद राव अच्छे से पढ़ाई करता है और अच्छी नौकरी भी हासिल कर लेता है। लेकिन उस दिन के बाद जब भी राव किसी लेडी को देखता था, तब उसे अपनी मामी का चेहरा याद आता था। इसीलिए वो उन लेडीज का भी शोषण करके उन्हें मार देता था। अब ये सारी बातें राव पुलिस को बताता है और फिर वो वहां मौजूद सब पुलिस वालों को देखकर कहता है कि मुझे डिमेंशिया नाम की बीमारी हो गई है और इस बीमारी का उसका थर्ड स्टेज चल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना पूरा पास्ट भूल गया है, लेकिन ये मर्डर्स को वो बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहा है। ये कहकर वो बहुत ही क्रीपी तरीके से हंसने लगता है और सभी लोग ये सुन के हैरान हो जाते हैं और राव को जेल की सजा हो जाती है। अब जो लोग बेकार ही केस में फंस गए थे उन सबको रिहा कर दिया जाता है और ये केस अब पूरी तरह क्लोज हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।